हेलो एवरीबडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपेक को। और ओपेक से अभी यूएई ने कर दिया है एग्जिट। वी ऑल नो दैट। एंड यूएई के एग्जिट करने के बाद क्या ओपेक पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्या हिस्ट्री है ओपेक की, ये सारी चीज़ें अब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस एक एडिटोरियल है, यूएईज एग्जिट फ्रॉम ओपेक विल हेल्प ब्रिंग डाउन ऑयल प्राइसेस। तो कहा जा रहा है कि ये ऑयल प्राइसेस को नीचे लाने में मदद करेगा, यूएई ने जो एग्जिट किया है ओपेक से, ये चीज़। अब ओपेक है क्या, सबसे पहले कब शुरू हुआ, थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं। तो 1960 में इट वॉज फाउंडेड और इस्टाब्लिश किया गया था बगदाद में बाय 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। और ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का डोमिनेंस है ना, इसको चैलेंज करे। अब यूएई की एंट्री आई 1967 में। यहाँ पे इन द पीरियड ऑफ राइजिंग रिसोर्स नेशनलिज्म इन्होंने ज्वाइन किया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ ऑयल बोलते थे इनको। ओपेक का जो प्राइमरी गोल था ना, वो ये था कि कोऑर्डिनेट करे पेट्रोलियम पॉलिसीज, मतलब कि जितनी भी कंट्रीज ओपेक में है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो मिलजुल के ऑयल के प्राइस को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई को कट करेंगे, कभी सप्लाई को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कोटा सिस्टम बना रखा था कि कितना ईच मेंबर प्रोड्यूस कर सकता है टू प्रिवेंट प्राइस क्रैशेस। तो प्राइस नीचे नहीं जाने चाहिए। ओपेक का मेन गोल ये था, प्राइस को ऊपर ही रखना है ऑयल के हमेशा। अब ओपेक प्लस एक्सपेंशन हुआ, जिसमें जब देखा गया कि यूएस शेल ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, तो ओपेक ने अलाई किया 10 नॉन मेंबर नेशंस के साथ, लेड बाय रशिया, और ओपेक प्लस बनाया जो कंट्रोल करता है 40 से 50% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। तो ओपेक प्लस में 10 और कंट्रीज ऐड हो जाती हैं, जिन्हें कौन लीड करता है, रशिया लीड करता है। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है, एक ओपेक प्लस कंट्रोल करता है 40 से 50% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को। अब यूएई क्यों छोड़कर जा रहा है? सबसे पहले तो यार बहुत मतलब एक क्लैश है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है और रिजिड प्रोडक्शन पॉलिसीज हैं, लिमिट्स हैं ओपेक की। तो यूएई ने इन्वेस्ट किया करीब $150 बिलियन की इंक्रीज करे अपने कैपेसिटी को टू 5 मिलियन बैरल्स पर डे बाय 2027। लेकिन ओपेक में क्या है, कोटा है, लिमिट बना हुआ है। तो ये लिमिट करता है कि आप सिर्फ 3.4 मिलियन बैरल्स पर डे पंप कर सकते हो ऑयल, दैट्स इट। तो यहाँ पे यूएई की जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो हमेशा उससे कहीं ना कहीं 30% 40% कम पे प्रोड्यूस करेगा, तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे यूएई के पास उससे सबसे पहले तो जो वॉर हुई है उसके बाद वापस से इन्वेस्ट करना होगा अच्छा खासा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना होगा काफ़ी। प्लस विजन 2031 इनका इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विजन है कहीं ना कहीं, और साथ में ये इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप भी कर पाएगा अगर ये इससे अलग हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो ये होने वाला है कि यूएई अब ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, अपने ग्लोबल मार्केट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कर सकता है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई को बढ़ा सकता है। यूएई वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स है जिनके पास सिग्निफिकेंट स्पेयर कैपेसिटी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ग्लोबल सप्लाई शॉक जो है इस टाइम पे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें यूएई जो है कहीं ना कहीं ऑफसेट कर सकता है उस सप्लाई शॉक को। तो इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का यहाँ पे बहुत फ़ायदा हो सकता है। इंडिया 85% क्रूड इंपोर्ट करता है, तो प्राइस थोड़ा सा $1-2 भी कम आता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत है यार। तो यूएई क्योंकि अब यहाँ पे ओपेक से अलग हो गया है, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस थोड़े नीचे आएंगे, सप्लाई थोड़ा यहाँ पे बैलेंस होगा। जिस हिसाब से सप्लाई इस टाइम पे चोक हो रखा था, कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज परेशान थी, बहुत सारी जो एनर्जी इंपोर्ट करती है, कि कैसे हम रीपे करेंगे, पे करेंगे इतना सारा बिल। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एडिटोरियल पे चल के करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यूए ने डिसाइड किया कि वो जो 12 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, ओपेक का, इस कार्टेल को ये अब छोड़ देंगे, एग्जिट कर देंगे। और ये कार्टेल करता क्या है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक कार्टेल है जो इन्फ्लुएंस करता है मार्केट्स को और करता आया है दशकों तक। यूएई तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है ओपेक में, एंड इन्होंने डिसाइड किया कि पुल आउट करेंगे 22 मेंबर ओपेक प्लस अलायंस से। रीजन इन्होंने बोला है इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एंड साइड किया गया यूएई की डिसीजन को फॉर लिविंग द कार्टेल। इकोनॉमिक फ्रंट पे यूएई के पास अब काफ़ी फ्रीडम होगी कि वो कैपेसिटी बिल्ड करे, प्रोडक्शन इंक्रीज करे ओवर द टाइम, एंड क्लियरली जो फोकस है इट इज़ मोर ऑन वॉल्यूम्स एंड ऑन प्राइस। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स भी अगर आप देखोगे तो यूएई हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अबाउट 5 मिलियन बैरल्स पर डे, ठीक है, एंड इट वॉज अलाउड टू पंप आउट ओनली अबाउट 3.4 मिलियन बैरल्स। जैसा मैंने आपको बताया, तो 30% कैपेसिटी तो ऐसे ही कम करनी पड़ गई क्योंकि ओपेक का कोटा इन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। तो इन्हें लगता है ये बहुत ही अनफेयर है क्योंकि इन्हें अभी पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और
ऑयल से ये लेकर के आना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो यूएई का जो एग्जिट है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेज कर रहा है अबाउट फ्यूचर ऑफ ओपेक और इनकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। और इन एनी केस जो इनका इन्फ्लुएंस है ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पे, वो डिक्लाइन होता जा रहा था रिसेंटली लगातार। सबसे पहले क्यों? क्योंकि पहले ये बहुत ऑयल प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब दूसरे प्लेयर्स आ गए जैसे कि यूएस, जो काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग गए। और ओकेजन ऐसा भी हुआ है कि कार्टेल मेंबर्स ने पंप आउट कर दिया ज़्यादा ऑयल ताकि प्राइसेस को रिलेटिवली फिर लो लेवल पे रख पाए, और एमिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन यूएस शेल ऑयल अनवाइबल। तो ये क्या करना चाहते थे, ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस जो शेल ऑयल बना रहा है ना, उसमें आप ये समझो कि इसको बनाने में फॉर एग्जाम्पल $50 लगते हैं। तो यहाँ पे ओपेक के मेंबर्स क्या कर रहे थे ना, बोले थे यार हम एक काम करते हैं, ऑयल के प्राइस को ना $40 पे रखते हैं, इतना सप्लाई करते हैं। तो यूएस को क्या करना पड़ेगा, हमेशा $10 के लॉस में बेचना पड़ेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो सोच रहे ना कि करेंगे क्रूड ऑयल में, ये इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाए। ये चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इनको लॉस का आउटपुट दे ताकि ये इन्वेस्टमेंट्स और करे ही ना शेल ऑयल में। तो ये इनका गोल था। तो नेवरदलेस जो ऑयल प्रोडक्शन है यूएस में, इट हैज़ कंटिन्यूड टू इंक्रीज एंड नाउ अब देखेंगे कि अब डिपार्चर हो चुका है यूएई का, तो पॉसिबल है कि कुछ दूसरे ओपेक मेंबर्स जो हैं वो भी ओपेक को छोड़ना चाहेंगे और ग्रेटर फ्रीडम गेन करना चाहेंगे डिसीजन मेकिंग में रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है। आप कह सकते हो कि लोग दूसरे और कंट्रीज भी फॉलो करके अब ओपेक को छोड़ सकते हैं, और ओपेक के छोड़ने से होगा सिर्फ ये कि ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में और तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा प्राइजेस अगर आप देखोगे तो नीचे जाते हुए आपको फिर इससे नज़र आएंगे। तो रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि ऑफर्स मेड बाय ईरान वो एक्सेप्टेबल नहीं है टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और जो यूएस ब्लॉकेट चल रहा है, ट्रंप यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर लगाना चाहते हैं ईरान पे, जो फिलहाल तो काम नहीं कर रहा है। तो इंडिया के लिए ये हर तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट एक बहुत बड़ा बिल होता है, और यूएई के साथ हमारा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्रेड बहुत अच्छा है, रिलेशंस बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप है बहुत अच्छी। तो इट इज़ गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और यह है कि सेंटर यहाँ पे वाइडन कर रहा है फ्लेक्स फ्यूल पुश और ड्राफ्ट कर रहा है E100 टेस्टिंग नॉर्म्स। यस, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, प्लान कर रहा है कि जो एमिशन टेस्टिंग स्टैंडर्ड है ना फ्लेक्सिबल फ्यूल के, अब इनको और ज़्यादा वाइड किया जाएगा ताकि ये रन कर पाए 100% एथेनॉल पे भी, इन अ बिड टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ सच व्हीकल्स। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है ट्यूसडे नाइट को, एंड मिनिस्ट्री ने प्रपोज किए हैं इंक्लूडिंग E100 इन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ये रिप्लेस करेंगे करंट प्रोविजन को जो सिर्फ E85 को कवर करता है, जहाँ पे 85% एथेनॉल और 15% गैसोलीन होगा। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, इसने स्पर किया है इस पुश को, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद हमारा इंपोर्ट बिल आपने देखा कि कितना ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इतना बड़ा इंपोर्ट बिल पे करना। तो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इट मार्क्स अ प्रोग्रेस एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप फॉर इंडियाज बायोफ्यूल इकोसिस्टम, एंड जो ग्रीन बेस्ड एथेनॉल इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो सेक्टर है, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा एथेनॉल वाले कंपनीज में, वो इस टाइम पे बहुत खुश होंगे जिस हिसाब से एथेनॉल को लेकर के आगे बातें बढ़ रही हैं, स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद। तो कहा जा रहा है स्केल अप करेंगे प्रोडक्शन को, ड्राइव करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को और कंट्रीब्यूट करेंगे और ज़्यादा टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी डीकार्बनाइजेशन गोल्स। तो जो हायर एथेनॉल ब्लेंड्स हैं जैसे कि E85 हो गया, E100 हो गया, इससे डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी सरप्लस ग्रेन्स की, और इससे फार्म इनकम बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा स्ट्रेंथन होगा और रेजिलेंट एग्री वैल्यू चेन भी क्रिएट होगी। तो फरवरी मीटिंग में यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पहले ही कंसर्न्स रेज कर दिए थे कि भैया सिचुएशन बहुत टफ होने वाली है हमारे लिए एंड कुछ सोचना पड़ेगा। एंड फरवरी 28 मीटिंग में OMCs ने रेज कंसर्न किए थे एंड एब्सेंस ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मॉडल्स इन इंडिया। OMC ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने कहा कि भाई इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स नहीं है, तो आप फ्लेक्स फ्यूल लेकर भी आओगे तो सबसे पहले तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा कि लोग पेट्रोल पंप पे ही फ्लेक्स फ्यूल को भी यूज़ कर पाएँ, भरवा पाए अपनी गाड़ियों में, और उसके बाद फिर आपको गाड़ियाँ लॉन्च करनी होंगी जो चलती हैं फ्लेक्स फ्यूल पर। तो मीटिंग कन्वेन किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हैवी इंडस्ट्रीज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज इट, एंड हो सकता है बहुत ही जल्द हमें कुछ एथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स देखने को मिल जाए हमारी सड़कों पर। ब्राज़ील में आई थिंक ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, मे बी आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके की गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही, कौन सी कंपनीज हैं जो ये गाड़ियाँ बनाती हैं। टू मच डॉलर डिमांड
राइजिंग ऑयल पुश रुपी टू न्यू क्लोजिंग लो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आप देखो डॉलर डिमांड कहीं ना कहीं रुपए को इतना नीचे ड्राइव कर रहा है कि रुपया ने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे देखो क्लोजिंग दी है अपनी। तो वन ऑफ द वर्स्ट पॉइंट्स पे रुपये ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। रुपया एंड हुआ है एट $94.85 पर बैरल वेंसडे को, और इट वॉज प्रेस्ड बाय हाई ऑयल प्राइसेस, परसिस्टेंट डॉलर डिमांड डिस्पाइट सेंट्रल बैंक्स बेस्ट एफर्ट्स, ताकि ये पब्लिक ऑयल कंपनीज को बियॉन्ड स्पॉट डॉलर रख पाए। अब हो क्या रहा है, रुपया पहले क्लोज हुआ था 94.54 पे, और जो हायर ऑयल प्राइसेस है, ऑयल प्राइस जैसे ही बढ़ जाता है तो होता क्या है, सबको लगता है यार अब और रुपए को ये रुपया नीचे जाने लगता है, डॉलर बढ़ने लगता है अपने आप। क्यों? जैसे ही ऑयल प्राइस मुझे दिखे ना कि बढ़ गए हैं, तो मैं तो ऑयल इंपोर्टर हूँ, मैं आज ही डॉलर बाय करना शुरू कर दूंगा कि कल का पता नहीं कल क्या कितने में ट्रेड कर रहा होगा डॉलर। तो इससे क्या होगा, आज ही डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपये का डिमांड घट जाएगा। तो इससे ऑयल के प्राइस बढ़ने से तुरंत रुपया तुरंत गिरने लगता है। तो एकदम से इम्पैक्ट आता है, और ये आता है स्पेकुलेशन की वजह से, जो सेंटिमेंटल रिएक्शन देते हैं इंपोर्टर्स, उसकी वजह से। तो करेंसी अभी भी कॉन्स्टेंटली फेस कर रही है सेलिंग प्रेशर रिबाउंड्स में, और इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ सपोर्ट एट स्ट्रॉन्गर लेवल्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेप इन किया है मार्केट में टू इंटरवीन एंड कंटेन फर्दर डिप्रिकेशन, और सेंट्रल बैंक यहाँ पे होल्ड ऑफ करेगा रुपये को फ्रॉम क्लोजिंग वीकर देन साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट 95 मार्क। तो सेंट्रल बैंक कोशिश करेगा, आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। कैसे इंटरफेयर करेगा? आरबीआई देखेगा कि रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि रुपये की डिमांड कम है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो रुपये की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप रुपये की डिमांड को बढ़ाओगे कैसे? आरबीआई यहाँ पे रुपए को बाय करना स्टार्ट करेगा मार्केट से, ठीक है। तो रुपए को बाय करेगा, डिमांड को पुश करेगा, तो रुपया यहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबल नजर आएगा इससे। तो बहुत ही सिंपल डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आरबीआई रुपए के आप कह सकते हो प्राइजेस को स्टेबलाइज करता है। तो ऐसा नहीं है कि रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा उससे या बहुत अच्छा रिकवर कर जाएगा, नहीं, ये सब कुछ आरबीआई नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा डॉलर सेल करना पड़ जाएगा, जो वायबल नहीं है। तो यू हैव टू नो कि डॉलर ऑलरेडी मैं बता दूं, ब्रेंट क्रूड $119 पर बैरल के आसपास चला गया था, यस 119 2022 के लेवल पे। तो इसके बाद जितनी भी कंट्रीज है ना, एशियन करेंसीज आप देखो, फिलीपीन की पीसो, इंडोनेशियन रुपया, सब रिकॉर्ड लो पे चली गई है। इसके बाद जितनी एशियन करेंसीज है सारी की सारी रिकॉर्ड लो पर चल रही है, और जो मेन फैक्टर है वो ये ऑयल ही है जो डिटरमाइन करता है कि रुपया आज किस रेट पे ट्रेड करने वाला है। FPI exodus in 4 months और of 26 surpasses all of last year। जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डंप किए हैं इंडियन एक्विटीज वर्थ 1.8 लाख करोड़ सो फार इन 2026। यस, तो पिछले मैं बताऊं 4 महीने में इतना इन्होंने बेच दिया है FPIs ने, जितना उन्होंने पिछले 12 महीने 1 साल में नहीं बेचा था। यस, 4 महीने की एग्जिट इतनी बड़ी है इनकी। तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं। 1.8 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है 2026 में। पूरे 2025 की सेलिंग को सिर्फ 4 महीने में कर दिया इन्होंने, क्योंकि वीकर रुपी, एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस और लिमिटेड AI इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया के लिए। ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, रुपया लगातार गिर रहा है। अब एक फॉरेनर सोचो, इंडिया आता है $100 लेकर के, उससे वो रुपया खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे, रुपया ही 20% गिर जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट तो 20% बड़ी भी होगी, तो उसको तो कुछ नहीं मिला ना उससे, राइट, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ये रीजन है जिसकी वजह से अगर आप देखो तो FPIs इस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसी इकोनॉमी में पैसा लगाने से डरेंगे जहां पे करेंसीज लगातार उसकी वीक हो रही है। करेंसी कब तक वीक होती रहेगी? जब तक ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। तो दूसरा, ये FPIs की सेलिंग की वजह से ही बहुत ज्यादा करेंसी और वीक हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा, AI इन्वेस्टमेंट इंडिया में है ही नहीं, AI अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, और पूरी दुनिया में सिर्फ AI, यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड कर रहा है, इन्वेस्टर्स को AI स्टार्टअप्स में पैसा लगाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज आ जाता है कि इंडिया यहाँ पे कैसे किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अनअबेटेड आउटफ्लो है यहाँ पे एक एग्जांपल, एक्सटेंशन है सेलिंग का बाय FPIs एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप देखोगे तो रिच शेयर वैल्यूएशंस को मैच नहीं कर पा रहे। इनका कहना है कि इंडिया ओवर वैल्यूड है इस टाइम पे, वैल्यूएशंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। फॉरेन आउटफ्लोज हैं, दे वर ड्रिवन बाय होस्ट ऑफ फैक्टर्स जैसे कि वीक रुपी, डिएक्सेलरेशन इन अर्निंग्स मोमेंटम एंड जस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विड्रॉल्स थोड़े थोड़े रुक रहे थे, तो अचानक से वेस्ट एशिया क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिल गई है। तो आप देख सकते हो कि क्या सेलिंग हो रही है, मतलब
इन कंट्रीज़ में और यहाँ पे एक्चुअली बाइंग हुई है ओवरऑल। तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ फॉर द स्टॉक मार्केट। अगर आप चाहते हो कि रिकवरी आए, अगर आप देखना चाहते हो कि एफ पी आईज वापस आए, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे कुछ बड़े चेंजेस करने होंगे, नहीं तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर एवर। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी फीडबैक।